जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रितेश कुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म एडुटेरिया में। और ये बिल्कुल मेरी आज फर्स्ट क्लास है। इसके पहले जो हमने ओरिएंटेशन वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, जो एक एस्थेटिक वीडियो, जिसमें आप लोगों ने ये देखा था कि जो इतना बड़ा एक भीमकाय सिलेबस है इतिहास का, जिसका वेटेज अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 15 क्वेश्चन के आसपास में उसमें आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इतने बड़े सिलेबस में से हम कैसे उन चीज़ों को छांट लें या उन चीज़ों पे फोकस रखें जो हमारे सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और जो सीधे हमारे एग्जाम में लड़ जाएं। तो बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे, डील करेंगे। और आज की जो क्लास है ये बिल्कुल ओरिएंटेड रहेगा आप लोगों की दरोगा के एग्जाम को लेकर के। आज ये फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल हम इतिहास में बेसिक से सारी चीज़ों को शुरू करेंगे और लेकर के चलेंगे कि जहां से इतिहास शुरू हुआ। जब मानव इस धरती पे आता है, जब मानव इस धरती पे आता है तो उसने सबसे पहले जो उसके सामने संघर्ष रहा होगा वो रहा होगा उसके जीवन यापन का। जीवन यापन, उसमें भी सबसे बड़ी जो चीज है वो भोजन, कपड़ा, मकान। आप सभी लोगों को पता ही है कि ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के उसका संघर्ष हुआ होगा प्रकृति के साथ। उसने कुछ चीजों को देखा होगा कि कैसे हम इस विकट परिस्थिति में अपने आप को निर्णायक साबित कर सकें या किस तरीके से हम इसके ऊपर कंट्रोल करके अपने जीवन को यापन कर सकें। ठीक है, ये तो एक मुद्दा हो गया कि उसने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया। लेकिन बावजूद इसके, जब हम इतने पहले की जब हम चीजों को जानना चाहते हैं तो हम कैसे जानते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि मनुष्य ने क्या किया, किस तरीके से किया। तो उसके लिए फिर हमें स्रोतों के ऊपर जाना पड़ेगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं और उन सोर्सेज का क्या तरीका है, किन तरीके से हम या किन चीजों से हम फाइंड आउट करते हैं कि मनुष्य के द्वारा क्या क्या किया गया, कब किया गया और उसका जीवन शैली क्या रहा। इन सारी चीज़ों को शुरू करेंगे बिल्कुल। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पे बिल्कुल एक नई शुरुआत हो चुकी है। जैसे हम लोग एडुटेरिया जो हमारी टीम है वो आप सभी लोगों के लिए बिहार दरोगा की जो बैच है वो लेकर के आ चुकी है। लगातार आप लोगों को क्लासेस इस पे मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बिल्कुल एक 60 दिन का प्लान है जिसमें इस 2 महीने में हम पूरी सिलेबस को कवर कर लेंगे आप सभी लोगों के। मैंने फिर बताया सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन उनमें से किन चीज़ों को हमें पढ़ना है, कौन सी चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे। और उन्हीं में से छांट करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे जो सीधे सीधे हमारे एग्जाम में लड़ जाए या डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में। तो बिहार दरोगा की टीम ये रही आपके सामने। और बिल्कुल 27 तारीख से ये बैचेस शुरू हो चुकी है। आज मेरी पहली क्लासेस है, डेली आपको 5 से 6 क्लासेस। तो चलिए अब बढ़ते हैं इतिहास की तरफ। इतिहास को अगर हम देखेंगे तो इतिहास को स्रोतों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 3: प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले तो हम स्रोत के आधार पे देख लेते हैं कि कितने हिस्सों में बांटा गया है, इसको समझ लेते हैं। फिर हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और एक एक चीजों को लेकर के हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखिए, स्रोतों के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 रूप हमें दिखे। इसपे यहाँ पर देखिए, स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 रूप, यानी कि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। यानी कि सोर्स की हम बात करें, स्रोत की बात करेंगे कि जो प्राचीन काल का मानव है उसने क्या किया। जैसे मान लीजिए कि इस धरती पे वो आया, तो धरती पे आया तो अब उसको भूख लगेगी, तो ऐसा तो करेगा नहीं कि फटाक से तुरंत मोबाइल खोला और जोमेटो से ऑर्डर कर दिया। उस समय तो कुछ भी नहीं है ना कपड़ा है, ना खाने के लिए है, ना अनाज है, ना आज की तरह आधुनिक सुविधाएं हैं। तो उसने प्रकृति के साथ अपना संघर्ष किया और संघर्ष करके तब अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो जीवन को आगे बढ़ाया या इतिहास में कैसी कैसी क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं या जानना चाहते हैं तो हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं।
अब इतिहास के पन्नों को पलटने का मतलब ये मत समझिए कि सारी चीज की किताब लिखी गई है। हम इतिहास को जब खंगालते हैं तो कुछ जगह पे हमें ये जरूर दिखाई देता है कि किताबें लिखी गई हैं, उसके इतिहास के बारे में हमें बताया गया है। लेकिन कई ऐसी जानकारी है जिसके लिए हमारे पास किताबें अवेलेबल नहीं है या साहित्यिक स्रोत अवेलेबल नहीं है, यानी कि पुस्तकें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब ऐसे समय के इतिहास को जानने के लिए हमें कहाँ पे चलना पड़ेगा? तो हमें पुरातात्विक स्रोत की तरफ मूव करना पड़ेगा। यानी कि कभी इतिहास में किसी समुदाय के द्वारा, किसी समाज के द्वारा अगर किन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया गया है और वो अवशेष के तौर पे हमें मिलते हैं, तो हम उन अवशेषों के आधार पे, अपने तर्क शक्ति के आधार पे एक इतिहास को लिखते हैं और ये बताते हैं कि उस समय के लोगों ने संभवतः ऐसा किया। आ रहा बात समझ में? जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत के अधीन रखते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो हमें दिखाई देगा वो दिखाई देता है हमें प्रागैतिहासिक काल। क्या दिखाई देगा? प्रागैतिहासिक काल। जब आप बात करेंगे इस प्रागैतिहासिक काल का, तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वो कालखंड है, या जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, इतिहास का वो कालखंड है जिस काल में लोगों को लिखने पढ़ने का लोगों को लिखने पढ़ने का लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। यानी कि दे डू नॉट नो हाउ टू राइट। यानी कि ये कौन से पर्सन थे भाई? तो ये अगर बात करेंगे तो इलिटरेट इलिटरेट लोग थे। ठीक है, यानी कि ये प्रागैतिहासिक काल जो है वो असाक्षर लोगों का समय है। यानी कि इन लोगों को लिखना ही नहीं आता था, ये लोग लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे कि हम कैसे लिखेंगे। अब चूंकि लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे, तो हमें इनके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? तो हमें इनके बारे में पुरातात्विक स्रोत से जानकारी प्राप्त होगी। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या हो सकता है? तो जब हम पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या हो सकता है? तो हमें भवन मिल सकता है। भवन, चित्रकारी हो सकता है, चित्रकारी हो सकता है, मूर्ति हो सकता है, ठीक है, सिक्के हो सकते हैं और मृदभांड हो सकते हैं। सिक्के हो सकते हैं, मृदभांड हो सकते हैं, और मृदभांड के साथ साथ आप चाहें तो इसमें यह भी लिख सकते हैं अभिलेख भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अभिलेख हो सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके आधार पे हम कहते हैं और इनको अध्ययन करके हम बताते हैं कि ये उस टाइप के मनुष्य रहे होंगे या इनका जीवन स्तर ऐसा रहा। अब इस प्रागैतिहासिक काल के अंदर हमें कौन कौन सा जो प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करेंगे तो इस प्रागैतिहासिक काल के अंदर कौन कौन सा समय आता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंदर आपको दिखाई दे देगा पाषाण काल, यानी कि जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि आपको पाषाण काल दिखाई दे देता है। ठीक है, पाषाण काल 3 हिस्सों में बटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भी 3 हिस्सों में बटा है। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। लेकिन अब हम लोग उतना अंदर जाकर के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम सिर्फ अपने आप को दरोगा के कंटेंट तक सीमित रखेंगे कि कम चीजों में हम सीधे सीधे कैसे अपने एग्जाम में इस मतलब कि क्वेश्चन सीधे फंसा लें। तो पाषाण काल, और यहां पे आप डाल सकते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या डाल सकते हैं? ताम्र पाषाण काल, यानी कि चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक पीरियड। अब आध ऐतिहासिक काल की बात करेंगे। आध ऐतिहासिक काल में कौन सा कालखंड है बेटा? तो जब आध ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, लिखना पढ़ना तो आता था। ठीक है, लिखना पढ़ना आता था। ठीक है, लिखना पढ़ना आता था, यानी कि इस समय के जो मनुष्य थे उनको लिखना पढ़ना आता था। लेकिन ये हमारी सीमा है, हमारा लिमिटेशंस है कि उसको हम नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन लेकिन अभी तक अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं
जा सका है। ठीक है, यानी कि लिखना पढ़ना तो आता था, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ये हमारी लिमिटेशंस है, वी आर नॉट एबल टू डेसिफर्ड दैट स्क्रिप्ट येट। अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं उस चीज को। जैसे अगर आप बात करेंगे यहां पे, तो यहां पे आप बात कर सकते हैं किसका, तो यहां पे आप बात कर सकते हैं आईवीसी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को लिखना पढ़ना आता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे नो हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। इन्होंने भाव चित्रात्मक लिपि का विकास किया था, जिसको हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं, गुस्टो फ्रेडन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये हमारी लिमिटेशंस है कि अभी तक हम इसको नहीं पढ़ पाए। ठीक है, अभी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अखबार अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि दक्षिण भारत के एक स्टेट है, वहां के जो सीएम है, उन्होंने ये घोषणा किया है कि जो भी हड़प्पा काल की लिपि को पढ़ लेगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये वो कालखंड है, आधा ऐतिहासिक काल, जिस दौरान लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान था। ठीक है, वो जानते थे कि कैसे लिखा पढ़ा जाएगा, लेकिन ये हमारी लिमिटेशंस है कि हम अभी तक उसको नहीं पढ़ पाए। और दूसरा, विशिष्ट जीवन शैली के कारण आप वैदिक काल को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक पीरियड भी आपको आधा ऐतिहासिक में ही जाएगी, या आधा ऐतिहासिक काल का ही समय पीरियड है। आ रहा बात समझ में? चलिए अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, चीजों को लेकर के चलेंगे, देखेंगे कि कैसे है, क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, यहां पर देखिए, अब ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है भाई? तो ऐतिहासिक काल, यहां के जो लोग थे लिटरेट थे। क्या थे? लिटरेट, यानी कि ये लोग क्या थे? तो ये लोग साक्षर थे, यानी कि ये साक्षर लोगों का इतिहास है। और ये वो कालखंड है जिस दौरान लेखन शैली का भी विकास हो चुका है, और इसको हमने ठीक से पढ़ भी लिया है और समझ भी लिया है। जैसे मौर्य काल, यानी कि अशोक का अभिलेख तो पढ़ा जा चुका है, तो मौर्य काल और उसके बाद का समय, मौर्य काल और उसके उसके बाद का जो समय है, बाद का समय, इसके बारे में हमें साहित्यिक स्रोत मिलता है। और मौर्य काल और उसके बाद का जो समय है, यानी कि द टाइम पीरियड ऑफ द मौर्याज एंड लेटर मौर्याज, उसके बाद का जो समय है, जैसे अशोक का स्तंभ है, जो शिलालेख है, तो शिलालेख को तो पढ़ा जा चुका है ना, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मौर्य काल के कुछ साहित्यिक स्रोत भी हमें दिखाई देते हैं, जैसे अर्थशास्त्र हमें दिखाई दे देता है, मुद्रा राक्षस दिखाई दे देता है। तो ये सब वो सारी चीजें हैं जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, तो इतिहास को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम इन चीजों को देखते हैं, तो इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रागैतिहासिक काल, जिस काल के लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। आधा ऐतिहासिक काल, लिखना पढ़ना तो आता था, लेकिन हम उस चीज को अभी तक नहीं पढ़ पाए। और फिर ऐतिहासिक काल, यानी कि जिनको लिखना पढ़ना आता था और हम उसको ठीक से पढ़ पाए भी हैं और समझ पाए भी। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के तरफ से, और प्रागैतिहासिक काल से धीरे धीरे करके सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू करें। अब इस प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले जो हमें दिखाई देता है वो है ताम्रपाषाण काल। अब यहां पे थोड़ा सा एक दो चीजें समझ लीजिए, पहले मैं समझा देता हूं आप लोगों को, फिर मैं जो भी फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी मैं लेकर के चलूंगा, उसको भी मैं लिखाऊंगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं पाषाण काल। आखिर इसको पाषाण काल क्यों कहा गया? मैंने कहा, जैसे आप खुद कल्पना करिए कि आज रात को आप सोए हुए हैं और सुबह में आपकी जब नींद खुले तो अचानक से आप मंगल ग्रह पे पहुंच गए। कहां पहुंच गए? मंगल ग्रह पे पहुंच गए। भाई मंगल ग्रह पे पहुंच तो गए, तो अब आप क्या करेंगे? पहले तो चारों तरफ देखेंगे, मम्मी मम्मी करके पहले 2-4 घंटा चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर आपका अपना जीवन के साथ संघर्ष शुरू। तो जीवन के साथ संघर्ष शुरू होगा, तो रहने के लिए आपके पास भवन नहीं है, पहनने के लिए ये कपड़ा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आप नग्न अवस्था में, नेकेड सिचुएशन में आप पहुंच गए मंगल ग्रह पे। तो अब आप क्या करेंगे? खाने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है,
यहां तक कि पीने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है। पानी पीने के लिए भी अभी जो आप वर्तमान में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई 2 रुपए का ये पाउच दे दो, एक बिस्लेरी का बोतल दे दो, ठीक है, एक एक्वाफीना का दे दो, हम पी लेते हैं। एक्वाफीना कौन पीता है, वो तो गरीब लोग पीते हैं। आजकल तो आप जैसे धनी मनी लोग बोलते हैं कि हम तो कुछ और ही पियेंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि बिहार में कंप्लीटली बैन है, लेकिन ठीक है। कई लोग नाना प्रकार के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में है वो पी लेते हैं, तो अच्छी बात है, पीना चाहिए। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो भोजन नहीं है आपके पास आज की तरह, न जोमेटो है, न स्विगी है, ना बिरयानी बाई किलो है, ना चंपारण मीट की दुकान है, कुछ नहीं है। करेंगे क्या आप? नहीं खा सकते। यहां तक कि एग्रीकल्चर का विकास नहीं हुआ है ना, खेती भी नहीं है ना आपके सामने, अनाज भी नहीं है आपके सामने, तो खाएंगे क्या? तो एक तो खाने की समस्या है ही, लेकिन खाना के लिए तो चलो 2-4 घंटा आप रुक भी जाएंगे, पानी के लिए तो फिर दिक्कत है। खाना के लिए तो 1-2 दिन भी रुक सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी का तो एक दिन भी शायद जीवित न रह पाए। पानी तो चाहिए ही चाहिए। अब पानी के लिए भी आपको तो एकदम दुकान नहीं है, पैकेज ड्रिंक नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले आप किसी नदी को ढूंढेंगे जहां पे पानी का स्रोत हो, ठीक है। मिनरल वाटर तो छोड़ ही दीजिए, जो भी वाटर मिलेगा वो भी पी करके काम चलाना पड़ेगा। जैसे हमारा बढ़िया से याद बा कि जब खेत में पटौनी होखे, गेहूं के पटौनी, जानते जानते हुई लो, जितना लोग एजा बिहार से बा, जितना लोग गांव जवार से बा, तो पटौनी में क्या होला कि पानी जब पंपिंग सेट चले लगेला, तो उजा जब 2-4 घंटा के 10 घंटा के काम होला, जब लगातार खेत में पानी आपटा आपटा पानी दिया लगेला, तब जब खाना होना घर से आवे में लेट हो जाला पानी उनी, तो फिर पंपिंग सेट वाला पानी पी के काम चलावे के पड़ेला। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहां जैसा वहां वैसा। अब तो भाई अगर आप शहर में जाते हैं तो ऐसा पानी तो मिलेगा नहीं, आपको फिर बिस्लरी ही पीना पड़ेगा, या फिर मिनरल वाटर के जो भी पैकेज ड्रिंक वाटर है वो आपको लेना पड़ेंगे। तो पानी के लिए आपको सबसे पहले नदी के किनारे भाग के जाना पड़ेगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि पीने के लिए पानी, और आगे के समय में जब एग्रीकल्चर का जब डेवलपमेंट हो जाता है, तो खेती के लिए भी जो सिंचाई की जब हम बात करते हैं, या जो उर्वर लैंड की बात करते हैं, वो हमें नदी के किनारे ही दिखाई देगा। तो प्राचीन काल में जब भी आप जाकर के देखेंगे, जब भी आप इतिहास को कुरेदते हैं, तो देखते हैं कि जो भी सभ्यता का विकास हुआ है, या जहां पे भी जो खेती का क्षेत्र रहा है, वो किसी न किसी नदी घाटी के आसपास में ही रहा है। जैसे कि आप विश्व के जितनी भी सिविलाइजेशन है उनको देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, माया सभ्यता, इंका सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सभी की सभी सभ्यताएं नदी के किनारे। कारण यह है कि एक तो पानी पीने के लिए चाहिए हमें, और दूसरा, अगर आप आगे चल करके जब एग्रीकल्चर का विकास हो जाता है, जब आप एग्रीकल्चर भी करते हैं, तो उसके लिए फर्टाइल लैंड चाहिए जो कि नदी के आसपास में ही हो सकती है, और उसके साथ ही साथ इरिगेशन वगैरह के लिए भी हमें नदी की ही आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी सभ्यता है वो नदी के आसपास, तो हमने मनुष्य को नदी के आसपास भेज दिया। अब उसके बाद जो संघर्ष हमें दिखाई देता है, तो वो भोजन के लिए। तो हमने बोला कि भाई आज की तरह जो आधुनिक चीजें हैं वो तो नहीं है, तो नहीं है तो भोजन कहां से लेकर के वो आएगा? तो भोजन के लिए वो शिकार करेगा। तो शिकार करेगा जानवर का, जो भी कुछ उसको जानवर दिखाई देंगे। वैसे जब आप किताब को पढ़िएगा तो शुरुआती दौर का जो मनुष्य था, बिल्कुल प्राइमरी स्टेज का, वो शिकारी भी नहीं था, एक तरीके से स्कैवेंजर था। यानी कि कोई प्रीडेटर किसी जानवर को मार करके खा लिया, और खाने के बाद जो कुछ छोटा बहुत मांस छूटा, थोड़ा बहुत, उसी को खा करके मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि शिकार करने के लिए भी आपके पास हथियार होना चाहिए, ठीक है। उसके मांस को निकालने के लिए भी आपके पास हथियार होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? तो जब तक आप शिकार करने की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, और उस शिकार से जब तक आप मांस प्राप्त करने की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, तब आप शिकार तब तक नहीं कर सकते। तो कोई शिकारी जानवर जैसे बाघ होग टाइप से किसी छोटे जानवर का शिकार कर लिया, खा लिया, खाने के बाद जो बच गया थोड़ा बहुत, अब बाघ तो लेकर के जाएगा नहीं अपने घर पे कि चलो रख लेते हैं कल के लिए भी खाएंगे। तो मनुष्य उन्हीं चीजों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करता था। हाँ, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य क्या हुआ कि अपनी आवश्यकता, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी कड़ी में मनुष्य ने क्या किया कि अब शिकार करने के लिए हथियार को ढूंढना शुरू किया। तो भाई हथियार को जब वो ढूंढने लगा, तो आज के तरह लोहे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि लोहा की खोज ही होती है 1000 ईस्वी पूर्व में, और ये हम बात कर रहे हैं लाखों ईस्वी पूर्व, 20 लाख ईस्वी पूर्व की, 25 लाख ईस्वी पूर्व की, 40 लाख ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं।
आ रहा बात समझ में? तो इतना पहले मनुष्य लोहा था नहीं कि उसे कुल्हाड़ी बना ले, चाकू बना ले, इस टाइप से कुछ थी नहीं। जब लोहा ही नहीं था तो फिर AK-47 वगैरह ये सब तो छोड़ ही दीजिए, भाला, बर्छी, तीर, धनुष, ये सब तो बाद की चीज है। तो शुरुआती दौर में जो मनुष्य है वो हथियार के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहा? तो जो आसानी से उसको मिल सकता था वो था पत्थर, और वो हर जगह मिल सकता था। पत्थर की क्वालिटी अलग अलग आज भी मिलती है, पहले भी मिलता था। तो पत्थर का उपयोग उसने हथियार बनाने के तौर पे किया, शिकार करने के लिए किया, अपनी सुरक्षा के लिए किया, अपनी भूख मिटाने के लिए किया। आ रहा बात समझ में? तो चूंकि पत्थर का उपयोग शिकार के तौर पे वो करता है, हथियार के तौर पे करता है, और पत्थर की जब बात करेंगे तो जो हथियार उसने बनाए वो अलग अलग समय में अलग अलग क्वालिटी के हथियार थे। इसीलिए इस पाषाण काल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर टूल्स, उन हथियारों के आधार पे हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। इन 3 हिस्सों में हमने बांट दिया इन हथियारों को। तो अपनी भूख मिटाने के लिए अब उसके पास जो अगला संघर्ष हमें दिखाई देता है, वो संघर्ष हमें दिखाई देता है कि भाई अपनी सुरक्षा कैसे करें। तो आज की तरह घर नहीं है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स नहीं है, तो वो कहां रहेगा? तो किसी गुफा में, किसी कंदरा में, किसी घरों में रहेगा वो। और घर बना हुआ नहीं, नेचुरल, प्रकृति। तो पत्थर की जो पहाड़ियां थी, गुफाएं थे, कंदराएं थे, उन्हीं में मनुष्य जाकर के निवास करना शुरू। तो अब चूंकि शुरुआती दौर का जो मनुष्य है कंप्लीटली अपनी सुरक्षा के लिए, भूख मिटाने के लिए, आवास के लिए किस चीज पे डिपेंड है? तो वो है पत्थर, पाषाण के ऊपर डिपेंड है। उसके जीवन में पत्थर का बहुत ज्यादा महत्व है। इसीलिए इस पूरे काल को हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये क्या है, ये एक समय पीरियड को नहीं बताता है, यानी कि इट डजंट इंडिकेट द टाइम पीरियड, बल्कि ये इंडिकेट करता है सोशल स्टेटस का। यह सामाजिक स्तर का निर्णायक है, या सामाजिक स्तर के बारे में हमें जानकारी देता है। अगर 2025 में भी अगर कोई आदिवासी क्षेत्र में या कोई जनजाति अपना जीवन बिल्कुल इसी तरीके से बिता रहा है जैसे कि पाषाण काल के लोग बिता रहे थे, तो 2025 में भी वो पाषाण काल का ही जीवन व्यतीत कर, यानी कि ये एक तरीके से सामाजिक स्तर है। यानी कि दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वो कैसा जीवन व्यतीत करता है। यही चीज यहां पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि पाषाण अर्थात पत्थर। पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर। बोल रहा है कि इसकी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो पत्थर है, जिसके कारण इसे पाषाण काल कहा गया है। यानी कि जानकारी का स्रोत, यानी कि इनके बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो भी हम स्टोन के आधार पे ही या पत्थर के बारे में ही जानकारी प्राप्त करके करते हैं। बोल रहा है कि द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोन इज स्टोन ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड स्टोन एज। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? तो स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। आगे बोल रहा है कि मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वथा पत्थर के औजारों का उपयोग किया, यानी कि मैन फर्स्ट यूज्ड स्टोन टूल्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड टू सेटिस्फाई हिज हैंगर। यानी कि अपनी भूख को मिटाने के लिए और अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उसने पत्थर का उपयोग किया। इसलिए इस काल को किस नाम से जाना गया? तो इस काल को पाषाण काल के नाम से या स्टोन एज के नाम से। अब यहां पर देखिए पाषाण काल का विभाजन की हम बात करेंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ स्टोन एज। तो डिवीजन ऑफ स्टोन एज की अगर बात करेंगे तो पाषाण काल का विभाजन जो है वो 3 हिस्सों में है। पूरा पाषाण काल, ठीक है, कब से पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल, इसका जो समय पीरियड है पूरा पाषाण काल का, वो आरंभ से, कब से? तो आरंभ से 12,000 ईस्वी पूर्व तक, 12,000 ईस्वी, कब से कब तक? तो आरंभ से 12,000 ईस्वी पूर्व तक का समय है। अब ये जो पूरा पाषाण काल है इसका भी विभाजन 3 हिस्सों में हुआ है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है,
यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज, निम्न पूरा पाषाण काल। फिर यहां पे देखिए मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल अर्थात मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज। और फिर हमें दिखाई देता है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग कैटेगराइजेशन करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए, और जितना जरूरत है अपनी नीड को ध्यान में रखते हुए अब इसको हम अलग अलग जाकर के नहीं पढ़ेंगे। हाँ, कंपाइल्ड रूप से मैं जरूर पूरा पाषाण काल के बारे में निश्चित तौर पे आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल का समय हमें क्या दिखाई देता है, तो 12,000 ईस्वी पूर्व से, ईस्वी पूर्व से लेकर के कब तक, तो 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक, 10,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, यानी कि 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो किसका है, तो ये इसी का है, मध्य पाषाण काल का। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर नौ पाषाण काल की अगर बात करेंगे तो इसका समय 10,000 ईस्वी पूर्व से, 10,000 ईस्वी पूर्व से कब तक, 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के तकरीबन 3,000 ईस्वी पूर्व या 1,000 ईस्वी पूर्व भी कई जगह मिल जाएगा, ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, यानी कि 10,000 BC टू 10,000 BC टू 3,000 BC। ठीक है, ये नौ पाषाण काल है। और ये जो विभाजन किया गया है ये किसके आधार पे, तो दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टूल्स। यानी कि यह विभाजन किसके आधार पे है, तो यह विभाजन, ठीक है, यह विभाजन उपयोग किए गए हथियारों के आधार पर किया गया है, हथियारों के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है, तो जो हथियारों का उपयोग किया गया है ना तीनों समय में अलग अलग, जैसे मध्य पाषाण काल में टीनी और छोटे हथियार थे, पूरा पाषाण काल में देखेंगे तो हथियार जो थे वो थोड़े भद्दे थे, मोटे थे, फेंक करके चलाने में या इस तरीके से यूज करने में उसमें दिक्कत आती थी। लेकिन जो ये हथियार हमें दिखाई देते हैं नवपाषाण काल के, और छोटे, सूक्ष्म और बेहतर हो गए। तो इन्हीं आधार पे इसका विभाजन किया गया था। तो ये एक तरीके से आपका ओवरव्यू हो गया, ओवरव्यू हो गया। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि किस तरीके से क्या चीजें, यानी कि पूरा पाषाण काल, यानी कि मानव आखेटक था, क्या था, जो अभी हमने आप लोगों को समझाया। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे तो मानव कैसा था, तो आखेटक था, या कैसा था, तो शिकारी संग्रह था। ठीक है, मतलब यहां पे हंटर था, मतलब शिकारी, मतलब संग्रह नहीं करता था, ये क्या था, तो ये हंटर था। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो ये कैसा था, तो ये हंटर था। और इस समय की अगर हम बात करेंगे तो इस समय का जो मनुष्य था वो क्या करता था, तो अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करता था, तो किस चीज पे डिपेंडेंट था, तो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थर पे डिपेंडेंट था। यहां पर देखिए ये आपको पूरा पाषाण काल के हथियार दिखाई देते हैं। इस काल के पाषाण हथियार, पाषाण उपकरण भद्दे और मोटे थे, मोटे थे, यानी कि सोफिस्टिकेटेड नहीं था। ठीक है, यानी कि शिकार करने में उपयोग किया जाता था, शिकार करने में उपयोग होता था।
ठीक है, यानी कि किस में होता था, यानी कि हंटिंग में, हंटिंग में उपयोग होता था। इस समय का मनुष्य कैसा रहा है, तो हंटर रहा है। ठीक है, और इस काल में पाषाण उपकरण क्या थे, तो भद्दे थे, यानी कि अनसोफिस्टिकेटेड। हथियार कैसे थे, तो अनसोफिस्टिकेटेड थे, यानी कि भद्दे थे, मोटे थे। और यहां पे शिकार करने में क्या होता था, तो इस हथियार का उपयोग किया जाता था। मानव कहां रहता था, तो गुफाओं और कंदराओं में रहता था। कहां पे, तो गुफाओं और कंदराओं में। ठीक है, कंदराओं में रहता था, यानी कि केव में। कहां पे रहता था, तो केव में रहता था। ठीक है, शुरुआती दौर में मानव का विकास कहां पे हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, तो सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, ठीक है, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी और नर्मदा के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था, नर्मदा घाटी। इन्हीं क्षेत्र में ये क्या होता है, तो ये मतलब कि इस सभ्यता के लोग या इस समय के लोगों का जो क्षेत्र है यही है, और इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। ठीक है, यहां से आपके बिहार के दुर्गा के बहुत क्वेश्चंस इस पेज से नहीं पूछे जाएंगे, बस ये मैं समझाने के लिए और एक तरीके से बताने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए, अब जब हम बात करेंगे तो यहां पे एक फोटो आप लोगों को दिख रहा है, पूरा पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए, पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो हम पूरा पाषाण में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, हम तीनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो हम तीनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीट होलिस्टिक रूप से। यहां पे देखिए, मानव जीवन से संबंधित 99% घटनाएं जो है, 99% घटनाएं इसी समय घटित हुई, इसी समय घटित हुई। ठीक है, यानी कि मानव जीवन से संबंधित जो 99% जो हैपनिंग्स हैं, मानव जीवन से संबंधित जो 99% जो घटनाएं हैं, वो इसी उच्च पूरा पाषाण काल में घटित हुई। मतलब पूरा पाषाण काल के दौरान हम बात कर रहे हैं, स्पेशली इसमें भी उच्च पूरा पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, आग का आविष्कार, आग का, आग की खोज कर लीजिए, आग की खोज उच्च पूरा पाषाण काल में होती है। क्या होता है, तो उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में होती है। कब होती है, तो उच्च पूरा पाषाण काल में होती है, यानी कि फायर, फायर का डिस्कवर जो हम बात करेंगे या इसकी जो डिस्कवरी होती है, फायर उच्च पूरा पाषाण काल के दौरान आंध्र प्रदेश के करनूल से हमें क्या मिला है, तो राख का साक्ष्य। करनूल से क्या मिला है, तो राख का साक्ष्य मिला है। हमें क्या मिला है, तो करनूल से राख का साक्ष्य। ठीक है, तो आग की खोज इसी समय में हो गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मानव जीवन से संबंधित 99% घटनाएं पूरा पाषाण काल के दौरान ही घटित हुई। अब कहेंगे कि सर ये इतना सुंदर अंडा लेकर के आए हैं, इसको कब आप बनाइएगा, कब खिलाइएगा, तो बेटा ये ध्यान से देखिएगा, यहां पे जब हम बात करेंगे तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अंडा उच्च पूरा पाषाण काल से मिला है, उच्च पूरा पाषाण काल से, उच्च पूरा पाषाण काल से मिला है। क्या मिला है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा उच्च पूरा पाषाण काल से मिला है। और ये कहां से मिला है, तो ये महाराष्ट्र की एक जगह है, महाराष्ट्र का एक जगह है पटने, पटने से मिला है। पटना मत कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र का जो पटना है, पटने, पटने, पटना मत कर लीजिएगा, पटने से मिला है। ठीक है, ये क्या है, तो ये है ऑस्ट्रिच,
ऑस्ट्रिच एग क्या है? तो ऑस्ट्रिच एग है और ये हमें दिखाई देता है कहां से? तो यहीं से हमें दिखाई देता है, यानी कि महाराष्ट्र के पटने से। इस बात को ध्यान रखिएगा। आग का साक्ष्य, यही तीन चार चीजें जो महत्वपूर्ण है उसको हमें ध्यान रखना है। यहीं से आपको हम मतलब कि प्रश्न बनेंगे। इसके साथ ही एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं आप लोग, और वो पॉइंट ये है कि यूपी में बेलन घाटी में एक जगह है लोहदा नाला, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में लोहदा नाला से, कहां से? तो लोहदा नाला से हड्डी की बनी, हड्डी की बनी मातृदेवी, मातृदेवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? तो मातृदेवी की मूर्ति मिली है, यानी कि बोन मेड, बोन मेड मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, ठीक है। मदर गॉडेस, तो लोहदा नाला से हड्डी की बनी मातृ देवी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कहां से? तो उच्च पूरा पाषाण काल की हम लोग बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। उच्च पूरा पाषाण काल की हम लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं। यहां पे देखिए, कई लोगों को बोल रहे होंगे कि सर ये तो हमारा फोटो आप लेकर के आ गए, मन खुश हो गया आज, इतना अच्छा हमारा फोटो है। कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहां पे देखिए, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वो है होमोसेपियंस। क्या है? तो होमोसेपियंस है, ठीक है। क्या है? होमोसेपियंस की हम बात करेंगे। और ये जो होमोसेपियंस है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं ज्ञानी मानव, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, बाकी नीतू ढाका मैम आपको पढ़ाएगी ही। तो होमोसेपियंस जो है इसी को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक मानव, ठीक है, वैज्ञानिक मानव। और इसका विकास कब होता है? तो इसका उद्भव कब होता है? तो इसका उद्भव, इसका उद्भव उच्च पूरा पाषाण काल में होता है। उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा का पाषाण काल में होता है, ठीक है। कब होता है? यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज में, यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज में किसका उद्भव होता है? तो अपर पैलियोलिथिक एज में ज्ञानी मानव या होमोसेपियंस, यही है। मनुष्य जो है इसका नाम क्या है? तो ये होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस, ठीक है। इसका उद्भव कब होता है? तो उच्च पूरा पाषाण काल में हमें दिखाई देता है। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं उन्हीं चीजों को बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, भीमबेटका मनुष्य कहां पे रहता था भाई? तो मनुष्य जो रहता था गुफाओं में, कंदराओं में रहता था, यानी कि वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करता था, गुफाओं में और कंदराओं में। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, भीमबेटका, ये जो भीमबेटका की चित्रकारी है ये कब की है? तो भीमबेटका की जो चित्रकारी है ये उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर, उच्च पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक का इसका समय है। कब से कब तक? तो मध्य पाषाण काल तक का समय है, मध्य पाषाण काल तक का समय है। कब से कब तक? तो उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक का समय है भीमबेटका। भीमबेटका की अगर बात करेंगे, भीमबेटका का, तो भीमबेटका हमें कहां पे दिखाई देता है? तो भीमबेटका की अगर बात करेंगे तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो चित्रकारी है ये क्या है? तो मानव जीवन से संबंधित, ये चित्रकारी कैसी है? तो मानव जीवन से संबंधित चित्रकारी है,
यानी कि आप देख सकते हैं इसमें कि एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, तो एक जानवर का शिकार करते हुए हमें दिखाया गया है। यह भीमबेटका की गुफा की चित्रकारी है, यानी कि मानव के जीवन से संबंधित यह चित्रकारी है। और यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो भीमबेटका जो है ये कहां पे है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कहां पे है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। ठीक है, रायसेन मतलब कि अब्दुल्लागंज रायसेन, इसका पूरा नाम है अब्दुल्लागंज रायसेन। ठीक है, भीमबेटका, ठीक है, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में क्या है, तो हमें भीमबेटका दिखाई देता है। कहां पे दिखाई देता है, तो मतलब कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन अब्दुल्लागंज यानी कि भोपाल से कुछ ही दूरी पर ये स्थित है। कहां पे, तो भोपाल से कुछ ही दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, यहां पर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो 1957-58 में इसको विष्णु शास्त्री वाकंकर, वीएस वाकंकर, यानी कि पूरा नाम है इनका विष्णु शास्त्री वाकंकर। ठीक है, यानी कि 1957-58 में इसको विष्णु शास्त्री वाकंकर के द्वारा ढूंढा गया था। ठीक है, ढूंढा गया था। ठीक है, यानी कि डिस्कवर्ड बाय वीएस वाकंकर 1957-58 में। ठीक है, ये कहां पे है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, भोपाल से कुछ दूरी पर, या आप लिख सकते हैं भोपाल के पास। ठीक है, इस जो भीमबेटका की चित्रकारी की बात करेंगे, तो भीमबेटका की जो चित्रकारी है इसको क्या किया गया है, तो इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2002 में शामिल कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। क्या है, तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भीमबेटका को शामिल कर लिया गया है। किसमें शामिल कर लिया गया है बेटा, तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी शामिल कर लिया गया है। किसको, तो भीमबेटका। ये ध्यान रहेगा सबको, किसी को कोई डाउट हो तो जरूर आप लोग पूछ लीजिएगा। भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया है, तो शामिल कर लिया गया है। कब, तो 2002 में। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आप लोग कहें तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं, चलिए। हमें यहां पे जब बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, तो जो एंसेंट हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टोन एज में पूरा पाषाण काल, जो पैलियोलिथिक एज, उसको हम लोग बस यहीं तक रोकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कहां पे पहुंचेंगे, तो मध्य पाषाण काल में पहुंचेंगे, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। अब यहां पे देखिए, मेसोलिथिक एज की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। मेसोलिथिक एज में मनुष्य आखेटक के साथ साथ संग्राहक भी रहा, यानी कि मनुष्य पहले जो एक शिकारी हुआ करता था, शिकार करता था, कंप्लीटली शिकार के ऊपर डिपेंडेंट था। अब क्या हुआ,
तो मनुष्य आखेटक के साथ साथ संग्राहक भी बना, यानी कि शिकार तो अभी भी कर रहा है, क्योंकि अगर किसी भी चीज की एक बार जब शुरुआत हो जाती है तो वो समाप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि शिकार आज नहीं होता, शिकार आज भी होता है। यही चीज बोल रहा है कि यह मनुष्य आखेटक के साथ साथ क्या बना, तो संग्राहक भी बना, ठीक है, यानी कि गैदरर भी बना या कलेक्टर बना। पशुपालन की शुरुआत हुई। अच्छा, यहां पे जो आप हथियार देख रहे हैं, ये हथियार क्या है, तो माइक्रोलीथ है। क्या है, माइक्रोलीथ है, या छोटे छोटे हथियार हैं। यानी कि इसके पहले जो आपने हथियार देखा, इसके पहले जो आपने हथियार देखा पूरा पाषाण काल में, वो थोड़े मोटे किस्म के थे, भद्दे थे, जिससे कूच कूच करके शिकार किया जाता था। जैसे उसमें आप देखेंगे तो स्क्रैपर थे, ब्लैड ब्यूरियन थे, ठीक है, ये सारी टाइप से जो चीजें थी वो हमें दिखाई देती है। मध्य पाषाण काल तक आते आते जो हथियार थे वो और सोफिस्टिकेटेड हुए। हथियार जो थे उनमें क्या था, तो लकड़ियों के या हड्डियों के क्या थे, तो हड्डियों के मुट्ठे लगे होते थे। क्या लगे होते थे, तो मुट्ठे लगे होते थे। यानी कि किस चीज के मुट्ठे लगे थे, तो लकड़ियों के, यानी कि वुड और बोन हैंडल, ठीक है, हैंडल होते थे, उसके मुट्ठे लगे हुए थे। किसी से, तो लकड़ियों, जैसे आप लोगों ने आरी देखा होगा, आरी जिसे हम लकड़ी काटते हैं, तो उसमें लकड़ी के मुट्ठे लगे रहते हैं। तो अब लकड़ी के मुट्ठे लगे रहने से क्या होगा लकड़ी के मुट्ठे लगे रहने से क्या होता है कि उसको पकड़ने में, चलाने में, फेंकने में और आसानी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे जो लकड़ियों या हड्डियों के जो लगे हुए मुट्ठे होते थे, इसमें आपको क्या दिखाई देता है, तो आरी दिखाई देता है, आरी दिखाई देता है, आरी के साथ साथ हंसिया दिखाई देता है, यानी कि सिकल दिखाई देता है आपको, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो और छोटे छोटे जो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे तीर धनुष का विकास हो जाता है, तीर धनुष, ठीक है, तीर धनुष, यानी कि बो एंड एरो, बो एंड एरो, बो एंड एरो का विकास हमें दिखाई देता है, तीर धनुष हमें दिखाई देने लगता है यहां तक, ठीक है। और तीर धनुष से फिर हमें क्या, तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास दिखाई देता है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक यानी कि प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमें, या प्रक्षेपास्त्र, जिस हथियार को फेंक करके चलाया जाता है उसको हम कहते हैं प्रक्षेपास्त्र तकनीक। अब ये प्रक्षेपास्त्र तकनीक से क्या होता है, तो मनुष्य जो शिकारी था अब क्या कर रहा है, तो छोटे जानवरों जैसे मछली का शिकार करने लगा है। अब इससे क्या हुआ, तो मछली का शिकार, ठीक है, मछली का शिकार, पक्षी का शिकार, ठीक है, यानी कि पक्षी का शिकार, क्योंकि प्रोजेक्टाइल टेक्नोलॉजी हो गया ना, फेंक कर हो गया ना, तो पक्षी का शिकार, यानी कि अब इन सब छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगता है, यानी कि छोटे जानवर का शिकार, यानी कि इस टाइप के अब शिकार करने लगा। साथ ही साथ हमने बोला कि भाई ये क्या रहे, तो हर्डर्स, यानी कि ये एक तरीके से क्या रहे, तो कलेक्टर रहे, यानी कि वस्तुओं को क्या करते थे ये, तो वस्तुओं को ये संग्रहित भी करते थे, ठीक है, शिकारी तो रहे। तो ये माइक्रोलिथ। अब अगर हम बात करेंगे इस समय का, जब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल का, तो इस टाइप से अगर कोई समय की अगर बात करेंगे तो इस टाइप से कोई समय नहीं था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में जो एक तरीके से ट्रांजिशन फेज था, यानी कि कुछ पूरा पाषाण काल के भी क्वालिटीज उसमें विद्यमान थे और कुछ नए पाषाण काल के भी क्वालिटीज उसको दिखाई देने लगे थे। तो दोनों जो क्वालिटी जो मिक्स था और ये जो एक ट्रांजिशन फेज था, तो इसी ट्रांजिशन फेज को क्या कहा जाता है, तो इसी ट्रांजिशन फेज को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना गया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ट्रांजिशन फेज क्या होता है ये आप समझ सकते हैं। जैसे बालक से लेकर के जब आप वयस्क होते हैं उसके बीच में आपका एक टीनेज एज आता है, जिसमें कुछ बालक के भी गुण आपके अंदर रहते हैं और कुछ आपको वयस्क के भी गुण दिखाई देते हैं। तो ये ट्रांजिशन फेज है, यानी कि कोई भी जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं
तो वो रातों रात नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आज रात को मध्यकालीन युग समाप्त हो गया और कल सुबह से अचानक से आधुनिक युग शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक ऐसा समय बीच में रहता है जिसमें पहले वाले जो क्वालिटीज होते हैं वो भी दिखाई देते हैं और आगे आने वाले जो क्वालिटीज होते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम जानते हैं ट्रांजिशन फेज, यानी कि दिस इज नोन एज ट्रांजिशन फेज। चलिए कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां पे जब हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल में यानी कि मेसोलिथिक एज, इसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, इस मेसोलिथिक एज की बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ? तो जलवायु गर्म होने लगी। क्या होने लगा? तो जलवायु गर्म होने लगी। क्या होने लगी? तो जलवायु जो है गर्म होने लगी, यानी कि क्लाइमेट बिकेम हॉटर। ठीक है, यानी कि जलवायु गर्म होने लगी। तो जैसे ही जलवायु गर्म होने लगी तो इसका प्रभाव यह हुआ कि बर्फ जो थे वो पिघलने लगे। क्या हुआ? तो बर्फ पिघलने लगे। ठीक है, बर्फ पिघलने लगे, यानी कि आइस बिकेम मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग, आइस जो है वो क्या होने लगे? तो मतलब कि पिघलने लगे। जब आइस पिघलने लगे तो क्या है? तो घास का मैदान बनने लगा। तो घास का मैदान बनने लगा। ठीक है, घास का मैदान बनने लगा, यानी कि जब बर्फ पिघलने लगा तो घास का मैदान यानी कि ग्रास लैंड इमर्जेस। ठीक है, इमर्जेस, यानी कि घास का मैदान बनने लगा। अब जब घास का मैदान बनने लगा, घास का मैदान बनने लगा, बड़े बड़े जब घास के मैदान बनने लगे तो शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। क्या होने लगा? शाकाहारी जानवर की संख्या बढ़ने लगी। क्या होने लगा भाई? तो शाकाहारी जानवर शाकाहारी जानवर की संख्या बढ़ने लगी। ध्यान से देखिएगा, शाकाहारी जानवर की संख्या बढ़ने लगी, यानी कि हर्वोवेरी मतलब कि जो हर्बीवेरियस एनिमल है, एनिमल्स, हर्बोवेरियस एनिमल्स जो है इनमें कौन कौन से? तो इनमें एनिमल्स में आप देखेंगे तो इसमें इसमें आपको गाय दिखाई देने लगता है। गाय, गाय, भैंस, बैल। ठीक है, बैल, खरगोश, भेड़, भेड़, हिरण, बारहसिंहा, ये सभी जानवर जो हैं ये हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए काऊ, बफेलो, ऑक्स, रैबिट, शिप, डियर, एंटीलोप, बकरी। ठीक है, यानी कि ये सब जो जानवर आपको दिखाई देते हैं शाकाहारी, क्योंकि घास के मैदान बढ़ने लगे ना, तो घास के मैदान बढ़ने लगे तो जानवर जो शाकाहारी जानवर हैं ये सभी जानवरों की संख्या आपको दिखाई देती है कि बढ़ने लगे। जब इन सभी जानवरों की संख्या बढ़ेगी तो एकदम निश्चित बात है कि जो मांसाहारी जो कार्निवोरियस जो है, ठीक है, कार्निवोरस जो जानवर हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ मनुष्य की एक विशेषता ये रही है कि मनुष्य हमेशा से क्या रहा है? तो मनुष्य हमेशा से महत्वाकांक्षी रहा है, एम्बिशियस रहा है। तो जब इतनी बड़ी संख्या में जब जानवरों की संख्या बढ़ेगी तो अब यहां से क्या होता है? तो पशुपालन की शुरुआत होती है। क्या होती है? तो पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, क्या होती है? तो पशुपालन की शुरुआत होती है, यानी कि यही जो मेसोलिथिक पीरियड है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री
स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्टेड यानी कि पशुपालन की शुरुआत हमें कब से दिखाई देती है? तो ये दिखाई देता है मेसोलिथिक पीरियड से। कब से दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है हमें मेसोलिथिक पीरियड से, या मध्य पाषाण काल से हमें पशुपालन की शुरुआत दिखाई देने लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पशुपालन की शुरुआत कब से होती है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत हमें कब से दिखाई देने लगती है? तो ये दिखाई देती है मध्य पाषाण काल से, यानी कि मेसोलिथिक एज से। अब आप कहेंगे कि सर दिखाई देती है का मतलब क्या है, कहां से साक्ष्य मिल रहा है? तो जब हम साक्ष्य की बात करेंगे तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये गाय पशुपालन दिखाया गया है, ठीक है। मतलब अब ये मत समझिएगा कि उसी टाइम का फोटो है। तो यहां पे देखिए, दो जगह से हमें पशुपालन का साक्ष्य मिला है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कभी भी पूछा जा सकता है। एक तो है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है, इस राजस्थान के कहां से मिला है? तो राजस्थान के बागोर से। कहां से? बागोर से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, बागोर से। और ये कहां पे है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है। कहां पे है? तो भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य दिखाई देते हैं। और दूसरा जो हमें पशुपालन का साक्ष्य दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देता है, यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। कहां पे? तो मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी के एमपी में एक जगह है आदमगढ़। आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़, यानी कि आदमगढ़ से आदमगढ़, ठीक है। और ये कहां पे है? तो होशंगाबाद। तो ये होशंगाबाद जिला में है, और यहीं से हमें पशुपालन के प्राथमिक साक्ष्य दिखाई देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मेसोलिथिक एज में, और जब हम बात करेंगे कुत्ता का, तो देखिए आपके लिए कितना सुंदर सा ये गुलाब का फूल भी लेकर के आया है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि संभवतः कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया था। किसको? तो संभवतः कुत्ता को सबसे पहले क्या बनाया गया था? तो सबसे पहले पालतू बनाया गया था, ठीक है, पालतू बनाया गया था। किसको पालतू बनाया गया था? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कुत्ता को पालतू बनाया गया था, यानी कि प्रोबेबली द डॉग वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। यहां पे भी मैं लिख देता हूं, प्रोबेबली द डॉग वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यानी कि मानव के द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया कौन था? तो सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता था। और पशुपालन का साक्ष्य हमने बता ही दिया कि दो जगह से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से जो कि होशंगाबाद में है, और राजस्थान के बागौर से जो कि भीलवाड़ा में है, यहां से हमें साक्ष्य मिलता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल की तरफ। नवपाषाण काल की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो कुछ चीजों को और समझिए। जैसा हमने पूरा पाषाण काल में देखा कि भाई पूरा पाषाण काल में हमें क्या दिखाई देता है कि पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि मनुष्य जो है शिकारी है, सिर्फ शिकार कर रहा है, अभी गैदरर नहीं हुआ है, अभी इकट्ठा नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम मध्य पाषाण काल तक आते हैं तो मनुष्य शिकारी के साथ साथ गैदरर भी हो जाता है, और पशुपालन की भी शुरुआत हो जाती है। जबकि पूरा पाषाण काल के दौरान पशुपालन की शुरुआत नहीं होती। यहां की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे नवपाषाण काल में मनुष्य शिकारी भी रहा, जो कि पूरा पाषाण काल से जिसकी शुरुआत हुई थी, तो शिकारी तो रहा ही रहा, शिकारी के साथ साथ ये पशुपालन भी करने लगा, यानी कि डोमेस्टिकेशन करने लगा, कैटल रियरिंग करने लगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब नवपाषाण काल की बात करते हैं तो नवपाषाण काल में हथियारों में और सुधार हुआ, ठीक है।
हथियार और बेहतर हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड एक्स वगैरह दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो हैंड एक्स, ठीक है, हैंड एक्स दिखाई देगा, ठीक है, हैमर दिखाई देगा। ये सभी हथियार आपको दिखाई देंगे, यानी कि और शार्प हथियार हो गए, ठीक है। और मनुष्य की अगर बात करेंगे तो मनुष्य यहां पे आकर के एग्रीकल्चर की शुरुआत कर देता है, यानी कि ही स्टार्टेड एग्रीकल्चर। आ रहा बात समझ में? तो यहां पर देखिए नौ पाषाण कालीन, नौ, नौ इसके नाम से ही पता लग रहा है, नौ का मतलब क्या है? नया। क्या चीज? तो नया किस चीज में भाई? तो पाषाण में और हथियार में, यानी कि जो पाषाण के हथियार थे वो और नए थे, सूक्ष्म थे, बेहतर थे। तो इसी को क्या कहा गया? नौ पाषाण काल या न्यूलिथिक एज कहा गया। मनुष्य उत्पादक बना, यानी कि यहां पे आप आकर के देखेंगे तो एग्रीकल्चर का जो है वो विकास शुरू हो जाता है। पशुपालन मध्य पाषाण काल से शुरू हो चुका था, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि पशुपालन को नवपाषाण काल में छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है। पशुपालन आज भी होता है, हाँ, लेकिन नवपाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ खेती का भी प्रारंभ हुआ। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यानी कि एग्रीकल्चर ऑल्सो स्टार्टेड विद एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ क्या हुआ? तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ पशुपालन भी, सॉरी, एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ एग्रीकल्चर भी शुरू हो जाता है। नवपाषाण काल के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए कृषि का सुधार, सॉरी, कृषि की शुरुआत हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कृषि की शुरुआत हो जाती है, यानी कि एग्रीकल्चर, 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 कृषि की शुरुआत हो जाती है। सर्वप्रथम जो साक्ष्य है, सबसे पहले, सबसे पहले मेहरगढ़ से, कहां से? मेहरगढ़ से, ठीक है, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, कृषि का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? तो कृषि का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैड बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़, ठीक है। कहां पे है? तो मेहरगढ़, यानी कि बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। इसको, बलूचिस्तान को और क्या कहा जाता है? तो बलूचिस्तान की अगर बात करेंगे तो बलूचिस्तान को ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बलूचिस्तान है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ब्रेड बास्केट, ब्रेड बास्केट या रोटी का डलिया भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मेहरगढ़ से, और ये मेहरगढ़ से जो कृषि की जो साक्ष्य मिली, ये कितनी पुरानी साक्ष्य हमें दिखाई देती है? तो ये है आपको 10,000 BC, यानी कि 10,000 ईस्वी पूर्व में यहां से आपको कृषि का सबसे पहला साक्ष्य दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कि सर कृषि के साक्ष्य तो मिल गए, तो लेकिन कृषि में किस फसल का उपयोग किया गया था? तो यहां पे आप देखेंगे तो सबसे पहले, यानी कि सर्वप्रथम किसको? तो सर्वप्रथम गेहूं और जौ को, गेहूं और जौ को उगाया गया था, उगाया गया था, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बार्ली एंड व्हीट वर ग्रोन, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बार्ले, बार्ली एंड व्हीट वर ग्रोन, ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम गेहूं और जौ, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि सबसे पहले किसका उपयोग किया गया? तो सबसे पहले जो जिस फसल को उगाया गया वो क्या था? तो गेहूं और जौ था, जिसको सबसे पहले उगाया गया था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। गेहूं और जौ सबसे पहले उगाया गया था। साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो मेहरगढ़ तीनों स्थल है, तीनों स्थल है, ठीक है, यानी कि ये है आपका पाषाणकालीन, पाषाणकालीन, ये पाषाणकालीन स्थल भी है, ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल भी है। क्या है? ताम्र पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन स्थल भी है,
और ये इसके बारे में बात करेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का भी स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि तीनों समय में इसका इंपॉर्टेंस रहा और तीनों समय में था। तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहां से हमें सबसे पहले जो फसल दिखाई देता है वो हमने कहा कि गेहूं, गेहूं के साथ साथ जौ, और जौ के साथ साथ हमें और क्या दिखाई देता है, तो हमें दिखाई देता है कपास का भी साक्ष्य दिखाई देता है। ठीक है, तो ये फसल, कृषि शुरुआत हो गई। कृषि का मतलब, कृषि विकास का मतलब कि ये क्या होगा, तो एक तरीके से अस्थाई जीवन देगा, जहां पे एक ही जगह पे रह करके व्यक्ति खेती को करेंगे। क्योंकि खेती करने में क्या हमें है, क्या हमें दिखाई देता है कि भाई अगर आप खेती कर रहे हैं तो खेती करने के लिए आपको पहले खेत को तैयार करना होगा, उर्वर बनाना होगा। जब आप खेत को तैयार कर लेंगे तो फिर उसमें बीज को डालेंगे, फिर उसको पकने में 6 से 7 मतलब कि 3 से 4 महीना लगेगा। फिर उसका आप क्या करेंगे, कटाई करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे उसको। तो इस तरीके से जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में अस्थाई जीवन आ जाता है। पशुपालन में अस्थाई जीवन नहीं आएगा, शिकार में अस्थाई जीवन नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको जानवरों के पीछे भागना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू रन बिहाइंड द एनिमल्स। शिकार के लिए जानवर जब आप पालेंगे, जब आप पशुपालन करेंगे तो उसके लिए ग्रेजिंग के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा या भटकना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे खेती का, तो खेती से क्या होता है, तो सेटल्ड लाइफ का विकास होता है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, व्हीट, बार्ली, ठीक है, और फिर कॉटन। अब ये एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे तो एग्रीकल्चर से क्या होता है, तो एग्रीकल्चर ने जो जीवन दिया उसको हम कहते हैं सेटल लाइफ। क्या करता है, सेटल लाइफ, सेटल लाइफ। तो यानी कि अब ये लोग कहीं एक जगह पे सेटल कर जाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस समय की जानकारी का हमारे पास और जो स्रोत है वो ये दिखाई देता है, ब्लैक एंड रेड वेयर। क्या दिखाई देता है, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW। यानी कि इस समय हमें क्या दिखाई देता है, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि काले और लाल मृदभांड। किसके द्वारा, तो काले और लाल मृदभांड का उपयोग ये लोग करते थे, काले और लाल मृदभांड का उपयोग करते थे। इसी के साथ 2-4 पॉइंट्स और लिखिए। ठीक है, पहिया का आविष्कार कब होता है, तो पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है, यानी कि नियोलिथिक एज में, यानी कि इन्वेंशन ऑफ व्हील। ठीक है, यानी कि इन्वेंशन ऑफ व्हील कहां पे हुआ, तो ये होता है मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया। ठीक है, यानी कि पहिए का आविष्कार। ठीक है, मृदभांड जो था वो कैसा था, तो अब चाक निर्मित मृदभांड बनने लगे थे। चाक निर्मित मृदभांड, कैसे मृदभांड बनने लगे थे, यानी कि व्हील मेड पॉटरी का निर्माण होने लगा था। इस समय तक पहिया का आविष्कार हमें दिखाई देता है, पहिया ने पूरा क्रांति कर दिया। और पहिया के आविष्कार के साथ साथ और जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहिया का आविष्कार तो हमें दिखाई ही देता है, साथ ही मनुष्य ने आग का उपयोग सीख लिया, मनुष्य ने आग का उपयोग सीख लिया। क्या किया, आग का उपयोग सीख लिया। ठीक है, यानी कि ह्यूमन केम टू नो, ठीक है, ह्यूमन केम टू नो द यूज ऑफ फायर, यानी कि मनुष्य जो है वो क्या करने लगा, तो मनुष्य जो है आग का उपयोग करना नवपाषाण काल में सीख लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि ह्यूमन केम टू नो द यूज ऑफ फायर, पहिया का आविष्कार इसी के समय में हमें दिखाई देता है। कपड़ा, कपड़ा का उपयोग करने लगता है मनुष्य, क्या करने लगता है, तो कपड़ा का उपयोग, कपड़ा का उपयोग, क्योंकि कॉटन भी हमें दिखाई देता है, यानी कि मनुष्य जो है कपड़ा का उपयोग करने लगता है, यानी कि यूज ऑफ क्लोथ। ठीक है,
क्लोथ का उपयोग ये मनुष्य यहां तक आते आते करने लगता है, क्योंकि कपास का साक्ष्य हमें दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिए, अब जब हम बात करेंगे यहां पे नियोलिथिक एज का, तो यहां से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। नियोलिथिक एज, तो नियोलिथिक एज में यहां पे ध्यान से देखिएगा, नियोलिथिक एज की बात करेंगे तो नियोलिथिक एज में हमारे पास दो तीन जगह या दो तीन स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक तो हमें दिखाई देता है बुर्ज होम। क्या दिखाई देता है? बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम। दूसरा हमें कौन सा दिखाई देता है? दूसरा हमें दिखाई देगा गुफकराल। ठीक है, ठीक है, गुफकराल। तीसरा हमें कौन दिखाई देता है? तो तीसरा हमें दिखाई देता है चिरांद, बिहार में। ठीक है, चिरांद। चिरांद, यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। गुफकराल, गुफकराल। मेहरगढ़ के बारे में हमने पढ़ा था, वो भी यहां पे मैं लिख देता हूं, मेहरगढ़। ठीक है, ये जगह है मेहरगढ़, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़, चिरांद। अब यहां पे देखिए बुर्ज होम, बुर्ज होम के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज समझते हुए चलेंगे, यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये कहां पे है? तो ये है कश्मीर में है। कहां पे है? कश्मीर में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कश्मीर में है। यहां से जो चीजें हमें मिली है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, वो भी मैं बताऊंगा। गुफकराल है, ये भी कहां पे है? तो कश्मीर में है। कहां पे है? तो कश्मीर में है। ठीक है, मेहरगढ़ जो है वो कहां पे है? पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, और चिरांद जो है ये कहां पे है? तो ये है आपको बिहार में। ठीक है, ये बिहार में है। अब आप कहेंगे कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो बुर्ज होम से तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां से गर्तावास मिला है। ठीक है, गर्तावास यानी कि लोग गड्ढे में घर बना करके रहते थे, यानी कि क्या? तो पिट ड्वेलिंग। ठीक है, पिट ड्वेलिंग का साक्ष्य हमें दिखाई देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गर्तावास मिला है। गर्तावास के साथ साथ हमें और क्या दिखाई देता है? तो यहां से हड्डियों के औजार मिले हैं। ठीक है, हड्डियों के औजार यानी कि बोन मेड टूल्स, बोन मेड टूल्स हमें दिखाई देता है। ठीक है, बोन मेड टूल्स दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ पशुपालन व कृषि, पशुपालन व कृषि का साक्ष्य मिला है, पशुपालन व कृषि का साक्ष्य। ठीक है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है, ये साक्ष्य हमें मिला है। गुफकराल जो कि आपको कश्मीर में दिखाई देता है, गुफकराल से भी हम लोग देखते हैं कि क्या मिला है। तो गुफकराल की अगर बात करेंगे तो गुफकराल से हमें पशुपालन और कृषि का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? तो पशुपालन और कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, या कैटल रियरिंग और कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है, पाकिस्तान, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का साक्ष्य हमें मिला है। ठीक है, ये बिहार का जो सारण है, सारण एकदम बिहार में छपरा जगह के कहल जाला। ठीक बा, यही जाके एक बगल के हमू है, हमरो घर सिवाने है, महाराजगंज। ठीक बा, तो सारण से, यहां से नौपाषाण कालीन स्थल है चिरांद, यहां से हड्डियों के औजार मिला है, हड्डियों का, हड्डियों का औजार, यानी कि बोन मेड टूल। क्या मिला है? तो बोन मेड टूल्स। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम आप लिख सकते हैं, वो है, एक और नाम आप लिख सकते हैं जो कि नियोलिथिक साइट है, जो कि आसाम के क्षेत्र में मिलता है, दाओजली हेडिंग, दाओजली, दाओजली हेडिंग। बस नाम याद रखिएगा, दाओजली हेडिंग जो है ये भी नियोलिथिक साइट है। ठीक है, आसाम और अरुणाचल, आसाम और अरुणाचल, आसाम और अरुणाचल के क्षेत्र में
यहां से भी हमें क्या है, तो ये भी नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट दिखाई देता है हमें। इस बात को ध्यान रखिएगा, दाओजली हेडिंग। ठीक है, तो इसको बस नियोलिथिक एज को भी हम लोग यहीं तक रोकेंगे, इससे आगे अब नहीं जाना है। यहां पे हम लोग इसको भी रोक देते हैं, कंटिन्यू करेंगे आगे। अब जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो हमारा अगला टॉपिक होगा, यानी कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा, और वो ये है, यहां पे देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए। मनुष्य क्या करता है, तो सबसे पहले उपयोग करता है किस चीज का, तो मनुष्य जो है सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया। ठीक है, तो इसके जीवन में सबसे पहले पत्थर का बहुत ज्यादा महत्व था, तो उसी को हमने पाषाण युग के नाम से जाना। इसके बाद जो हमारे पास एक युग आता है उसको हम कहते हैं ताम्र पाषाण, यानी कि ये पत्थर या पाषाण युग से अलग है। ताम्र पाषाण काल क्या आता है, ताम्र पाषाण काल, इसको आप चैल्कोलिथिक, ठीक है, या कैल्कोलिथिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक एज पढ़ सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, नाम से ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, तांबा और पत्थर। क्या पता लग रहा है, तांबा और पत्थर। इसको हम क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण, यानी कि तांबा, यानी कि कॉपर और स्टोन, कॉपर प्लस स्टोन। यानी कि मनुष्य जो है पहले से किस चीज का उपयोग करता रहा है, तो पत्थर का उपयोग करता रहा है। और चूंकि उसके जीवन में पत्थर का इतना ज्यादा महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इसीलिए उसको हमने क्या कहा, तो ताम्र पाषाण युग कहा, या चैल्कोलिथिक पीरियड के नाम से हमने उसको संबोधित किया, चैल्कोलिथिक पीरियड। आ रहा बात समझ में। अब मनुष्य ने चैल्कोलिथिक पीरियड के साथ साथ जब तांबे का उपयोग करने लगा, पत्थर और तांबा दोनों का जब उपयोग करने लगा, तो उसको किस नाम से जाना गया, तो ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना गया। यानी कि जो हमारे काम की चीज यहां पे निकल करके आ रही है वो ये है कि मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया सर्वप्रथम धातु, या सबसे पहला धातु, ठीक है, सबसे पहला धातु क्या है, तो मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया सबसे पहला धातु तांबा था। क्या था, तांबा। यानी कि कॉपर वाज द फर्स्ट metal that was used by human being। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यानी कि मनुष्य के द्वारा उपयोग किया गया सबसे पहला धातु क्या था, तो ताम्र पाषाण था। यहां पे ध्यान से देखिएगा, जब हम एक तरीके से क्रम की बात करेंगे कि किस तरीके से कौन सा क्रम है, तो क्रम के सेंस में हमने ये पढ़ा पाषाण काल। तो पाषाण काल में ध्यान से देखिएगा, तो पाषाण काल में हमें 3 दिखाई दिया। ठीक है, 3 दिखाई दिया, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर हमें दिखाई देता है यहां पे नवपाषाण काल। ठीक है, यानी कि ये 3 पीरियड हमें दिखाई देते हैं। ये पाषाण काल का समय पीरियड है, इसी क्रम में चलता है। इसके बाद जो आपको दिखाई देता है वो बिल्कुल एक सेपरेट है, अलग है, यानी कि मतलब कि पत्थर के साथ साथ, स्टोन के साथ साथ और किस चीज का उपयोग हमें दिखाई देता है, तो स्टोन के साथ साथ हमें तांबे का उपयोग दिखाई देता है। वो है आपका ताम्र पाषाण काल। क्या है, तो ताम्र पाषाण काल। ठीक है, या चाल्कोलिथिक एज। तो ये पहले, दूसरे, तीसरे, ठीक है, और फिर बाद में ये आपका चौथा दिखाई देगा, चौथा समय पीरियड। इसमें भी ए बी सी बढ़ जाएगा पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण, हाँ बिल्कुल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो उसमें भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये हमारा टॉपिक था,
इस तरीके से स्टोन एज का, इसको हमने कवर किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ एक क्वेश्चन जो कि स्टोन एज से संबंधित है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, मतलब कि 4-5 ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नहीं डील करेंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और जितना हमारे दुर्गा के एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी को करेंगे। जैसे कि इसके पहले जो हमने स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कहां पे गर्तावास का साक्ष्य हमें दिखाई देता है, ठीक है। बाकी अभी बचा बहुत कुछ है, जैसे अभी महगडा के बारे में हमने नहीं बताया, महदहा के बारे में नहीं बताया, जहां से हड्डियों के क्या मिले हैं, तो आभूषण मिले हैं। हड्डियों के आभूषण के साथ साथ हमें दिखाई देता है कि वहां से बूचर खाना मिला है, स्लॉटर हाउस मिला है, ठीक है। तो ये सब यूपी के क्षेत्र है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो हम लोग अभी उधर नहीं जाएंगे, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टोन एज से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल ये है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों में नहीं आता है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द 3 मेजर पीरियड ऑफ द स्टोन एज, ठीक है। यहां पर देखिए अभी हमने इसको समझाया भी आप लोगों को कि ये क्या होगा इसका आंसर, ये आप लोग देख करके बताइए। तो कौन सा नहीं आता है, तो पाषाण काल में जो हमने बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 हिस्सों में बांटा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पूरा पाषाण काल का हिस्सा है, नवपाषाण काल पाषाण काल का हिस्सा है, मध्य पाषाण काल का हिस्सा है। लेकिन जब हम बात करेंगे किसका, ताम्र पाषाण काल का, तो ये पाषाण काल के डिवीजन में नहीं आएगा, ये बिल्कुल उससे अलग है, चाल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। यानी कि ताम्र पाषाण काल जो है ये बिल्कुल इससे क्या है, तो डिफर है या इससे अलग है, ताम्र पाषाण काल, ठीक है, क्योंकि इसमें पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग किया गया था। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहां पे देखिए भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, ठीक है। भीमबेटका ये भी हमने डिस्कशन किया आज के क्लास में, पीछे जाकर के वीडियो आप लोग देखेंगे तो आपको इसके बारे में अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ जी हमने इसको पढ़ा है, भीमबेटका, ठीक है। यहां पे आप आकर के देखेंगे भीमबेटका की खोज कब की गई, तो आपको यहां पे दिखाई दे देगा, ये देखिए भीमबेटका, मैं आपको दिखा रहा हूं भीमबेटका। यहां पे साफ साफ दिखाई देगा कि 1957-58 में इसको विष्णु शास्त्री वाकंकर या वीएस वाकंकर के द्वारा ढूंढा गया था, ठीक है। तो कब ढूंढा गया था, तो विष्णु शास्त्री वाकंकर के द्वारा, ठीक है, 1957-58 में इसको वीएस शास्त्री या विष्णु शास्त्री वाकंकन के द्वारा ढूंढा गया था। किसके द्वारा, तो विष्णु शास्त्री वाकंकर, ठीक है, विष्णु शास्त्री वाकंकर के द्वारा, वाकंकर, ठीक है, विष्णु शास्त्री वाकंकर द्वारा ढूंढा गया, ठीक है, वीएस वाकंकर, ठीक है। क्या कर लिया गया भीमबेटका को, तो ये भीमबेटका की बात करेंगे तो ये मेसोलिथिक, मेसोलिथिक क्या है, तो पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग है, कहां पे है, तो एमपी के रायसेन अब्दुल्लागंज जिले में है, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो रायसेन अब्दुल्लागंज जिला है वहीं पे है, विष्णु शास्त्री वाकंकर के द्वारा ढूंढा गया था। और इसको क्या किया गया है, तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल, ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल, ठीक है। देखिए अभी इसमें भी कई सारी चीजें बचा हुआ है कि कब शामिल किया गया, ठीक है, कौन सी नदी के तट पे है, भोपाल से कितनी दूरी पर है, कितने शैलाश्रय यहां से मिले हैं। लेकिन अब वो सब आपके दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से अनर्गल चीजें हैं, तो अनर्गल चीजें भर करके कोई फायदा नहीं है। तो जो काम की चीजें हैं उसको हम लोग कवर करते हैं और जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहां पे लेकर के चल रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि भीमबेटका रॉक शेल्टर आर फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग।
यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंपल सा बात है। तो बोल रहा है कि मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्ह के लिए, जी नहीं, ये तो हमने बताया ही नहीं। यानी कि साइन ऑफ पेंटिंग डन ड्यूरिंग द मौर्यन डायनेस्टी, जी बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ रहा है कि मुगलों की मूर्ति कला के, हमने मुगल के बारे में बात ही कहाँ किया, हमने तो बात ही नहीं किया। ठीक है, प्रारंभिक द्रविड़ कला के चिन्हों के बारे में ये भी हमने बात नहीं किया, द्रविड़ कला के बारे में तो हमने कहीं डिस्कस ही नहीं किया। तो क्या है ये? तो यहां पे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में आपको दिखाई देगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, यानी कि जो पेंटिंग आप लोगों ने देखा पीछे, वही उसी के बारे में ये बात कर रहा है। बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर, यानी कि द अर्लीस्ट साइन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन के साक्ष्य के तौर पे हमें दिखाई देता है। आगे यहां पे देखिए, नेक्स्ट है कि मतलब कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है, यानी कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहां पाई जाती है, यानी कि वेयर आर द स्टोन एज रॉक पेंटिंग फाउंड इन इंडिया। तो नालंदा हमने नहीं पढ़ा, पाषाणकालीन ये बात कर रहा है ना, नालंदा वगैरह तो गुप्त काल में दिखाई देता है हमें, उसके बाद दिखाई देता है, तो जी नहीं, नालंदा नहीं हो सकता है। ठीक है, नालंदा नहीं है ये, ठीक है, नालंदा नहीं है। भीमबेटका है, बिल्कुल भीमबेटका के बारे में ही हमने पढ़ा था अभी कि पाषाणकालीन है, और पाषाणकालीन में हमें क्या दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है अपर पैलियोलिथिक, ठीक है, अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज का है ये। ठीक है, भीमबेटका। एलिफेंटा में भी चित्रकारी है, लेकिन वो पाषाण युग का नहीं है। एलिफेंटा और बाघ गुफाएं जो है गुप्त काल की है, और एलिफेंटा जो है वो भी बाद के समय का है। तो बिल्कुल आज के सेशन को हम लोग यहीं रोकेंगे, और ये बिल्कुल आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस सेशन को यहीं पे हम लोग रोकेंगे और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, यानी कि कैसे आगे बढ़ता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक भी हमने समझा दिया है, इतिहास का वो कालखंड जिस कालखंड के दौरान लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पूरा पाषाण काल, जी हां, सबसे पहले पूरा पाषाण काल हमें दिखाई देता है, उसके बाद मध्य पाषाण काल दिखाई देता है, और फिर नवपाषाण काल, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो गया। और इसी तरीके से इतिहास का डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है एंशिएंट टाइम में। बाकी ये तो गलत है, धातु युग बाद में आता है। ठीक है, नवपाषाण काल ये भी बाद में आता है, और मध्य पाषाण काल ये भी पूरा पाषाण काल के बाद में आता है। तो इस तरीके से ये तीनों पॉइंट्स गलत हो गए, और बिल्कुल इसका पीडीएफ वगैरह आप सभी लोगों को एडुटेरिया के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो आज की सेशन को बस हम लोग यहीं पे रोकते हैं, हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के आऊंगा, बहुत शानदार और जबरदस्त। जाकर के आप सभी लोग कहीं से भी क्वेश्चंस बना लीजिएगा, किसी भी एग्जाम का बना लीजिएगा, किसी भी का मतलब आईएएस के एग्जाम में मत बैठ जाइएगा, ठीक है। दरोगा वाले एग्जाम में आप बैठिएगा, जाकर के बैक ईयर का क्वेश्चंस देखिए, जो प्रैक्टिस सेट्स है उसको देखिए। मैंने जितना आपको बता दिया है ये आपके लिए पर्याप्त है। मैंने कहा सिलेबस बहुत बड़ा है, हाथी के जैसा सिलेबस है। आप लोगों के लिए ये टफ है कि आप कैसे उस चीज को डील करेंगे और कितना आप लोग पढ़ें, ये आपके लिए तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत आसान है। हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमें पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, या ये जो पॉइंट्स है इस लेवल के एग्जाम के लिए जरूरी है। तो बिल्कुल आप सभी लोग बने रहिए, एडुटेरिया टीम आप सभी लोगों के लिए लगातार क्लासेस लेकर के आ रही है, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।